चरणजीत सिंह चन्नी शेड्यूल्ड कास्ट विंग की एक मीटिंग होती है और कहते हैं कि भाई जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। और कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए कि राहुल गांधी जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं वो बार बार रिप्रेजेंटेशन की ही बात करते हैं पिछड़े तबकों की, तो ये सवाल क्यों? ये पंजाब का रिजल्ट ये बताता है अब 2022 का कि जट सिख कम्युनिटी ने जो डोमिनेट करती है उन्होंने एक दलित मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट नहीं किया। जब ये जट सिख वर्सेस दलित वाली बातचीत चल रही है, मान लीजिए आप स्पष्ट हो भी जाते हैं कि हम जट सिखों के साथ ही आगे बढ़ते हैं, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो आम आदमी पार्टी का है वो ऑप्रेस्ड या फिर गरीब तबका जो उसको आकर्षण देती है, आकर्षित करती है। कैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को खा रही है दीमक की तरह। आपने दिल्ली में खाया, आप लौट नहीं पाएंगे कभी। कांग्रेस पार्टी का ना जो इनफाइटिंग है, इनका फेवरेट काम है ये। और मुझे लगता है कि हाईकमांड भी चाहता है कि ये होता रहे ताकि हमारी इंपॉर्टेंस बनी रहे, लेकिन उस इंपॉर्टेंस में क्या होता है, स्टेट चला जाता है हाथ से। तो कुंडली तो मजबूत अश्विनी वैष्णव साहब की भी है, लेकिन नीति नवीन की कुंडली के आगे मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, इतने बड़े बड़े नाम है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति जो होती है ना वो कुंडली के बगैर नहीं है। अभी नोएडा में जो घटना हुई है, युवराज मेहता गाड़ी के छत पर खड़ा होकर हेल्प हेल्प चिल्लाता है, डिलीवरी बॉय वो कोशिश करता है उसको निकालने की, पुलिस वाले नहीं करते क्योंकि पानी ठंडा था, रस्सी नहीं थी। देखिए इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश का गुरूर है नोएडा, और वो गुरूर टूट गया जब तक हिंदू मुसलमान पे बटे रहोगे, जब तक जातियों में बटे रहोगे। ऐसी सरकार आप लोग डिजर्व करते हैं। नमस्कार दोस्तों, देखी जाए के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चर्चा करने के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी हमारे सामने बैठ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आदेश जी आपका। यात्रा करते हैं शो में, यात्रा इस बार भी करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा देर तक ठहरेंगे पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल हैपनिंग्स घट रही हैं, खास तौर पे कांग्रेस के नजरिए से। तो एक तरफ नितिन नवीन जो है वो अध्यक्ष बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनफाइटिंग कुछ ना कुछ रही होगी, लेकिन उस इनफाइटिंग को ओवर पार करते हुए, उससे आगे आते हुए नितिन नवीन अध्यक्ष बन जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो इन फाइटिंग को अब भी झेल रही है और पंजाब में बहुत बुरा असर हो सकता है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दलित या जट सिख किसके पास पंजाब में कमान रहेगी, किसका रिप्रेजेंटेशन कितना रहेगा, शीर्ष नेतृत्व चाहता क्या है, चन्नी क्या चाहते हैं, राजा वड़िंग क्या चाहते हैं, इन सब चीजों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बातचीत अमेरिका की भी होगी, बातचीत नॉर्वे की भी होगी, और ट्रंप द्वारा नॉर्वे के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको लिखी गई चिट्ठी की भी होगी। बातचीत युवराज मेहता की भी होगी कि कैसे आज भी इस तरह की घटना, जिस घटना के बारे में शायद आप जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो इस चर्चा के बाद आप जान जाएंगे, वो घट रही है। तो चर्चा शुरू करते हैं। आदेश जी सामने बैठे हैं। आदेश जी, चरणजीत सिंह चन्नी शेड्यूल्ड कास्ट विंग की एक मीटिंग होती है और कहते हैं कि भाई जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। तो एक तो इस पूरे मसले को आप समझाइएगा, और कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए कि राहुल गांधी जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं वो बार बार रिप्रेजेंटेशन की ही बात करते हैं पिछड़े तबकों की, तो ये सवाल क्यों? देखिए ये जो आपका सवाल है, इसका जो जवाब है ना बहुत फैला हुआ है। हम्म, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, लेकिन करना तो पड़ेगा। मैं आपको ले चलता हूं 2022 में, जी, जब कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से पंजाब हारती है, और उससे ठीक लगभग 8 या 9 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने वहां अपना मुख्यमंत्री बदला था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया, क्योंकि उसके पीछे की सोच ये थी कि एक दलित मुख्यमंत्री राहुल गांधी देना चाहते थे, और उस वक्त पंजाब के प्रभारी थे हरीश चौधरी, और कैप्टन साहब से नाराजगी बढ़ती जा रही थी कांग्रेस हाईकमांड की, खासतौर पर गांधी परिवार की। और उनको कहा भी गया था आप स्टेप डाउन हो जाइए, लेकिन वो नहीं माने, और उसके बाद फिर 1-to-1 मार्किंग की गई एमएलएज की दिल्ली की तरफ से, और सबको समझाया गया। और जब फाइनली विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें कुछ ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पाया कैप्टन साहब को, और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। तो तब 2 नाम और थे। एक नाम था सुनील जाखड़ का। विधायकों की जो वोटिंग हुई थी, जो पर्यवेक्षक गए थे और कहा कि वोटिंग करा लीजिए, तो उसमें ज्यादा जो वोट पड़ी थी वो सुनील जाखड़ को पड़ी थी। अच्छा, वो जाट हैं, वो जट सिख नहीं है। ठीक। और दूसरा नाम था सुखजिंदर सिंह रंधावा का, जो अभी दिल्ली में पार्टी के महासचिव प्रभारी हैं राजस्थान के। तो
उन सब के बीच में एक नाम आता है चरणजीत सिंह चन्नी का, जो कि कांग्रेस पार्टी में ज्यादा पुराने नहीं थे। आउट ऑफ नोवेयर ये दिख रहा हाँ, था। आउट ऑफ नोवेयर। देखिए पता क्या होता है, केस लड़ता है वकील। जी। राहुल गांधी जज थे, हम्म, वकील थे हरीश चौधरी। हरीश चौधरी ने एक दलित मुख्यमंत्री का केस लड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, पंजाब में सबसे ज्यादा दलितों की संख्या है पूरे देश में, और अगर काशीराम जी ने भी पंजाब से ही शुरुआत की थी, वो भी वहीं के रहने वाले थे, और अगर हम यहाँ पे दलित देंगे तो हमें उसका आने वाले दिनों में पंजाब में तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, पूरे देश में फायदा हमें इसका मिलेगा। वो अलग बात है कि दलितों का फायदा मिला कांग्रेस पार्टी को, वो 2024 में मिला, और वो संविधान के मुद्दे ने दिलाया लोकसभा चुनाव में। मैं आपको वापस फिर ले चलता हूँ 2022 में। जी। तो फाइनली रंधावा को ड्रॉप करके, जाखड़ को ड्रॉप करके, पहले कैप्टन साहब ने पार्टी छोड़ी, फिर सुनील जाखड़ ने भी इस बात का विरोध करते हुए पार्टी छोड़ दी। और वहां पे ना बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है अंबिका सोनी का। अंबिका सोनी बहुत नजदीकी मानी जाती है सोनिया गांधी की, और हमेशा उन्होंने उनको अपने पास रखा, और हमेशा वो अहमद पटेल को अंबिका सोनी से ही बैलेंस करती थी। ओके। तो आज भी उन्हीं की दखल है। अब की बार जब भूपेश बघेल को वहां का प्रभारी बनाया गया, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को, पहले नाम था हरीश चौधरी का। अंबिका सोनी ने ही इंटरवीन किया, सोनिया गांधी से बात करी, और हरीश चौधरी का नाम ड्रॉप हुआ वहां से, उनको भेजा गया मध्य प्रदेश, और भूपेश बघेल को दिया गया पंजाब। क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनके ऊपर पार्टी के काफी बड़े नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए थे उनके काम करने के तरीके के, चौधरी जी के। तो वहां हरीश चौधरी ने एक बड़े अच्छे वकील का काम किया, जैसे डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी एक अच्छा केस लड़ते हैं, और उन्होंने इस बात को समझाया, और राहुल गांधी ने सभी बातों को ओवररूल करके एक दलित को, चरणजीत सिंह चन्नी को, पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ। वो अलग बात है कि उनके पास समय कम था, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन 8 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आपकी जो पार्टी थी वो मुझे लगता है कि 17-18 सीटों पर सिमट गई थी जी। 34 दलित सीट हैं, 3 सीट आई थी। खुद चन्नी साहब एज ए चीफ मिनिस्टर 2 सीटों से लड़ रहे थे, दोनों सीटों से हार गए थे। चरणजीत सिंह चन्नी ने शुरुआत की थी एक पार्षद से, जहां तक मैं सही हूं 2007 के आसपास वो शायद वो पार्षद बने थे जी। और उसके बाद आते आते फिर एक पार्टी बनी, उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में आए, और नेता विधायक दल हुए, फिर मंत्री हो गए, और फिर आते आते बहुत कम समय में मुख्यमंत्री तक एलिवेट हुए। अब चन्नी साहब का स्टेटमेंट आया कि सारे महत्वपूर्ण पदों पे जट सिख है। पहली बात तो ये है कि 2022 में पंजाब के लोगों ने, क्योंकि पंजाब को जट सिख डोमिनेट करते हैं, इसका मतलब ये जो नतीजे बताते हैं कि जट सिखों ने चन्नी साहब की लीडरशिप को, या मैं यूं कहूं कि एक दलित मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि 32 से 38% पॉपुलेशन जो है वो दलितों की भी है पंजाब के अंदर। लेकिन उसमें भी आप देखेंगे, अगर कम से कम वही वोट दे देते, वो भी 34 सीट बैठती हैं जी। उसमें 3 सीट आई, 18 - 3 15, 15 और 34 लगभग 50 सीट होती जी। तो आपके पास एक बेहतर सम्मानित नंबर होता अगर आप हार भी जाते तो। ये पंजाब का रिजल्ट ये बताता है अब 2022 का कि जट सिख कम्युनिटी ने जो वहां डोमिनेट करती है, उन्होंने एक दलित मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट नहीं किया। या इसका दूसरा कारण भी हो सकता है कि लोगों ने एक नए विकल्प पे पूरा भरोसा दिखाया, आम आदमी पार्टी पे, और उन्होंने पंजाब से अकाली को, कांग्रेस को, सबको सुपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी का ज्यादा वजूद नहीं है वहां पे। तो ये तो बात हुई 2022 की। अब उसके बाद जाखड़ साहब ने भी छोड़ दिया, और आते आते तो अब मैं बता रहा था कि अंबिका सोनी ने ही भूपेश बघेल को वहां भेजा। अब उन्होंने कहा कि सारे महत्वपूर्ण पद जो है वो राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, ठीक है, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये सब जट सिख हैं। फैक्चुअली ये बात सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। सारे महत्वपूर्ण पद जट सिखों के ही पास हैं। इसमें भूपेश बघेल की कहूं, या पुराने जनरल सेक्रेटरी की कहूं, या खड़गे साहब की कहूं, या राहुल गांधी की कहूं, उनकी गलती ये है कि उनको बैलेंस करना चाहिए था। अक्सर ये होता था कि अगर जट सिख अध्यक्ष है तो जो नेता विधायक दल होता है पार्टी का संसद विधानसभा के अंदर, वो दूसरी जाति से होते थे। इवन चन्नी साहब भी उस पद पे रहे हैं। अब जातियों को साधने के लिए किया जाता है, और आपने उसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं करी। जैसे हरियाणा में क्या था, उदय भान जी जो है अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, दलित थे, और हुड्डा जी जो भूपेंद्र हुड्डा है वो जाट है, वो नेता प्रतिपक्ष थे।
तो इस तरीके से बैलेंस किया जाता है हर प्रदेश राइट। में। ये नौबत ही नहीं आती अगर राहुल गांधी या दिल्ली की लीडरशिप जो है वो उसको पहले से ही बैलेंस कर देती। ठीक है, बीच में बात भी हुई थी, तो बाजवा साहब जो नेता प्रतिपक्ष है उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात बन जाए कि मैं अध्यक्ष बन जाऊं और वहां कोई और आ जाए। चन्नी का नाम फिर भी नहीं आ रहा था। अब ये जो पूरा खेल है शुरू कहां से होता है? जब 22 का चुनाव हारते हैं जी। तो चन्नी साहब जो है वो विदेश चले जाते हैं। किन कारणों से जाते हैं उसका जिक्र यहां नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अच्छा। और वो 6-7 महीने के बाद लौटते हैं और उस वक्त लीडरशिप की तलाश होती है पंजाब में। और राहुल गांधी ने कहा राजा वड़िंग को बुला के हम आपको, राजा वड़िंग को मैं जानता हूं लगभग 2003-4 से, तो वो यूथ कांग्रेस के, राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी होते थे जी। और उन्होंने बड़ा लंबा सफर तय किया। वो जिले से राजनीति शुरू की थी, वहां से आते आते और आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक रह लिए, मंत्री रह लिए, सांसद रह लिए, सांसद अभी हैं सिटिंग लुधियाना से और अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो उनको बुला के बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, राहुल गांधी ने बनाया। राहुल गांधी ने बनाया। ठीक। ये कहानी है 2022 के ही चुनाव हारने के बाद जब चन्नी साहब विदेश चले गए थे। तो बात चलते चलते यहाँ तक आ गई और फिर एक दौर ऐसा आया कि लोकसभा चुनाव से पहले बिट्टू ने पार्टी छोड़ दी, रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू वो प्रोडक्ट थे राहुल गांधी के। जब राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस में एक्सपेरिमेंट शुरू किया चुनाव के जरिए, तो वो पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो पंजाब में हुआ था और रवनीत सिंह बिट्टू इलेक्टेड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन के आए थे पंजाब के। और अगर आप इनके परिवार का इतिहास देखेंगे, बेअंत सिंह जी का या पूरा इनके परिवार का, इनको सब कुछ कांग्रेस पार्टी से ही मिला है। लेकिन ये पार्टी छोड़ देते हैं। इन्होंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि इनकी नजदीकियां संसद में अमित शाह जी से बढ़ गई थी। और जानकार तो ये भी कहते हैं कई नेता कि वो अमित शाह के सबके सामने ही पैर छूते थे। अच्छा। हाँ, तो उनको लुधियाना से ही लड़वाया गया और वहां से राजा वड़िंग ने उनको हरा दिया। लेकिन वो हारने के बाद भी राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में। वो तो एक डील हुई होगी। तो इस तरीके से पंजाब जो है वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, राजा वड़िंग को अध्यक्ष बनाया गया और अब फाइनली हरीश चौधरी को रोक के फिर जब भूपेश बघेल को भेजा गया, तो भूपेश बघेल जब पंजाब जा रहे थे, ये आपने लिखा भी था, ये मैंने लिखा भी है, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात करी, खड़गे साहब भी थे, कहा कि देखिए मैं पंजाब जा रहा हूँ, आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे बताइए कि वहाँ किस लाइन पे हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि लीडरशिप को क्लैरिटी चाहिए होती है। तो उन्होंने कहा कि जो लीडरशिप हमारी है हम उनके साथ जाएंगे। यानी दो चीजें तय हुई, एक राजा वड़िंग और दूसरा जट सिख। जिस जट सिख समुदाय ने आपको 2022 में राज्य से बाहर कर दिया, तो राहुल गांधी को ये बात बताई गई कि एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो गया, जो एक्सपेरिमेंट खास तौर पर दलित को लेके आपने किया था, और अब हमें वहीं लौटना पड़ेगा जहां से हमने शुरुआत की थी। एक चीज बताइए इसमें आदेश जी कि चरणजीत सिंह चन्नी को जब 10 महीने पहले सीएम बनाया गया था, तो यही माना जा रहा था कि भाई एक तो दलितों का रिप्रेजेंटेशन आप दिखा पाएंगे और जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी करना चाह रहे थे उस तरह की राजनीति में आपके पास एक उदाहरण हो जाएगा कि भाई हमने एक दलित को सीएम बना दिया। आप वो चुनाव हार जाते हैं और एकदम से आप अपना स्टैंड बदल देते हैं, तो इसके पीछे केवल चुनावी डिफीट ही था या कुछ और भी था? मुझे लगता है अगर चन्नी साहब नहीं जाते, मतलब विदेश नहीं जाते और डटे रहते पंजाब की भूमि पे, तो उसके बाद जब वो आए फिर बाय चांस एक सांसद का देहांत हो गया, फिर जलंधर से उनको टिकट दिया बाई इलेक्शन में और वो वहां से जीत के आए। अभी वो सिटिंग लोकसभा एमपी हैं। ठीक है, तो अगर वो डटे रहते मैदान में, मुझे लगता है कि फिर भी लीडरशिप इस बारे में विचार करती कि ठीक है हम हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमें कम से कम एक पद पे दलित नेता को रखना चाहिए। ऐसा मुझे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जब वो वहां नहीं थे और लंबे समय के लिए नहीं थे, तो कोई ना कोई फैसला पार्टी को करना था। लेकिन एक सवाल तो इसमें फिर ये पैदा होता है कि भाई आप चरणजीत सिंह चन्नी को अपने एक आइडियाज के बिहाफ पे एलिवेट कर रहे हैं, बहुत कम समय में सीएम बना रहे हैं, और आपको दलितों का एम्पावर्ड अगर वहां पे दिखाना है या एम्पावर अगर करना है, रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो आप केवल एक चन्नी साहब के भरोसे तो नहीं बैठते। तो क्या पूल में और नेता थे ही नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वहां पे नेताओं की कमी थी, नेता तो थे, लेकिन जितना एक्सपोजर इनको दिया था पार्टी ने, उस तरह का नेता नहीं था। और फिर क्या होता है कि हर किसी की ना उम्मीदें होती हैं, आदमी की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो आपको आगे लेके जाती हैं। जब एक नेता ने सबकी बातों को ओवर रूल करके और ये कहा कि नहीं हम दलित के साथ ही पंजाब में जाएंगे, वो अलग बात है कि वकील ने जो केस था बड़ा स्ट्रांगली लड़ा था और तमाम तथ्य सामने रखे थे, केस मजबूत हो गया था बहुत ज्यादा, वो एक अलग कहानी है। उस पर जाएंगे तो फिर ये कहानी भटक जाएगी। अच्छा, ठीक है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन जब राहुल गांधी ने ये फैसला किया था चन्नी साहब का कि वो मुख्यमंत्री होंगे और हम दलित मुख्यमंत्री देंगे, तो उनका वो लंबे समय तक पंजाब
छोड़ के चले जाना, मुझे लगता है उनकी गलती थी। यू हैव टू बी इन द प्लेग्राउंड। हाँ, तो भले ही बताओ। देखिए चुनाव में तो हार जीत तो नॉर्मल सी बात है ना, आप हारते हो जीतते हो, भाई एक ही काम तो होना है ना दोनों में से, या तो आप जी। हारोगे या जीतोगे। आप सत्ता में थे, आपकी सत्ता चली गई। वैसे भी हर 5 साल के बाद सत्ता चेंज होती थी पंजाब में, जी। कोई ऐसा तो था नहीं कि आप कंटिन्यूअसली राज किए जा रहे थे। बहुत बड़ा कोई एक्सप्लोसिव और डिफीट हो गया वैसा कैप्टन नहीं। साहब का रिप्लेसमेंट दिया था चन्नी को, तो एक बहुत बड़ी लेगेसी भी थी। लेगेसी भी थी, उस वो बड़ा बड़ा भारी पाव था, हाँ, कैसे उसको फुलफिल करना सही था, बात। वो भी एक चैलेंज था। लेकिन अगर वहां रहते, अब जो समस्या है, अब 23 तारीख को एक मीटिंग है दिल्ली में, जी। और रंधावा साहब किसी को कह रहे थे, मैं कोट तो नहीं कर सकता, लेकिन किसी को कह रहे थे कि शायद चन्नी साहब की मीटिंग हुई है किसी नेता से बीजेपी के, अच्छा। ऐसा रंधावा साहब ने कहा, किसी को और को कहा, उन्होंने मुझे बताया। ठीक। ठीक है, तो हमारा स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी, हाँ, मेरी ठीक है। डायरेक्टली बात नहीं उनसे हुई ठीक। है। तो अब ना लीडरशिप की, अगर राहुल गांधी ये चाहते हैं कि ये स्टेट जहां कांग्रेस पार्टी अभी भी है जमीन पे, उसको बचाना है, तो इनको ये साफ साफ उस मीटिंग में जो 23 तारीख को यानी परसों होनी है, उसमें ये कह देना चाहिए सबको बिठा के कि भाई हम बदलाव नहीं करने जा रहे हैं, हम इन्हीं के साथ जाएंगे। इनको ये करना पड़ेगा कि ये एक कॉम्बिनेशन दें, जिस तरह का कॉम्बिनेशन हरियाणा में था या जो बाकी राज्यों में होता है, कि आप सारे पदों पर जो जट सिख बैठे हुए हैं उसमें हम कोई बदलाव कर सकते हैं। हम नेता प्रतिपक्ष या नेता कांग्रेस जो विधानसभा में उसको चेंज कर सकते हैं, या हम एक आध कोई दूसरी जाति के जो लोग हैं वो यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस वहां पे डाल सकते हैं, कैंपेन कमेटी चीफ बना सकते हैं चन्नी साहब को। ठीक है, तो उन सब में एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन जब तक वो जो परसों जो मीटिंग होनी है उसमें क्लैरिटी नहीं होगी कि नहीं भैया हम किसी भी शर्त पे राजा वड़िंग को नहीं हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, आपको वो चीज क्लियर करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, है ना? रहेगा या आपको नहीं ये रहेगा? कंफ्यूजन पंजाब से खत्म करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो ऐसे बयान आते रहेंगे और पार्टी गलत में जाती रहेगी। अब आप इसके पहले एक घटना और सुनिए, जी, एक कहानी और सुनाता हूं आपको। सुनाइए सर। ये कहानी है लैंड क्रूजर की। हाँ, इरशाद इरशाद। लैंड क्रूजर्स वैसे भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं सर। पानी पी लें, इसके बाद लैंड क्रूजर की जब कहानी सुना। कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे, अमरिंदर जी। अमरिंदर जी, तो नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाया गया था, कैबिनेट मिनिस्टर थे वो। एक दिन वो सीएम हाउस गए, कहा कि मेरी गाड़ी बहुत छोटी है, मैंने और बड़ी गाड़ी दो। तो उन दिनों कैप्टन साहब एज ए चीफ मिनिस्टर, उनके काफिले में 2 लैंड क्रूजर चलती थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा तू ऐसा कर, तू मेरी एक लैंड क्रूजर ले जा, इससे बड़ी गाड़ी तो सरकार के पास है नहीं, भाई मंत्रियों के पास थोड़ी लैंड क्रूजर होती है। ठीक बात है। बट पंजाब में ये है ना कि गाड़ी घोड़ा सिक्योरिटी थोड़ा ज्यादा वो रहता है, क्योंकि वहां अगर कोई कुछ मांगता है जाके मुख्यमंत्री से, ये मांगता है कि सर सिक्योरिटी दे दो, और कुछ नहीं मांगता मैं कोई। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी लैंड क्रूजर, जो उनके पास 2 थी, एक दी थी। तो मुख्यमंत्री के बाद एक ही कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे थे सिद्धू साहब जिनके पास लैंड क्रूजर थी। ये कार्यकाल था 2012 से 17 का, नहीं 17 से 22, हाँ कहीं उसके आसपास का था, मैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं उसमें, लेकिन लैंड क्रूजर दी थी। अब उनकी पत्नी का स्टेटमेंट आता है कुछ दिन पहले कि कांग्रेस पार्टी में तो करोड़ों रुपए की अटैची भर के दी जाती है, तब मुख्यमंत्री तय होते हैं, और उनको आनंद फानंद में आप पार्टी से निष्कासित कर देते हो। तो ये जो नवजोत कौर सिद्धू से लेके और चन्नी साहब तक ये जो चीजें उठ रही हैं, इसका मतलब ये है कि दिल्ली का कंट्रोल नहीं है पंजाब की लीडरशिप के ऊपर। अगले साल मार्च में और चुनाव हो जाएगा, लगभग आपके पास 12-13 महीने ही है जी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वो स्टेट जीतें, क्योंकि आपके पास स्टेट्स की कमी होती जा रही है, आपके अपने 3 ही स्टेट हैं, और कुछ एक स्टेट आपके मजबूत बताए जाते हैं। पंजाब एक मजबूत स्टेट है। हालांकि मैं आपको ये भी कहूंगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक के बाद एक स्टेट कांग्रेस पार्टी से छीनती जा रही है, मेरा सवाल ये होने वाला भी था कि जब ये जट सिख वर्सेस दलित वाली बातचीत चल रही है, मान लीजिए आप स्पष्ट हो भी जाते हैं कि हम जट सिखों के साथ ही आगे बढ़ते हैं, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो आम आदमी पार्टी का है वो ऑप्रेस्ड या फिर गरीब तबका जो उसको आकर्षण देती है, आकर्षित करती है, तो ऐसे में जब आपकी बातचीत या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी आपका रहा हो, उसको एक थ्रेट के तौर पे नहीं देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ तो आप दलित लीडरशिप नहीं देते हैं, तो वैक्यूम भी क्रिएट हो रहा है।
देखो, आम आदमी पार्टी भी समझदार थी, उन्होंने भी किसी दलित को सीएम नहीं बनाया, उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने भगवंत मान जट सिंह को ही वहां का मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है, जबकि भगवंत मान को लेके काफी चीजें हैं जो इन पे बातें होती हैं कि भाई वो लगा लेते हैं स्मॉल ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी, तमाम खामियों के बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वो भी जट सिंह के साथ ही गए। अब मैं जो पहली बात कह रहा था कि कैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को खा रही है दीमक की तरह। आपने दिल्ली में खाया, आप लौट नहीं पाएंगे कभी। गुजरात में अब आम आदमी पार्टी नंबर 2 पे है, कांग्रेस पार्टी वहां नंबर 3 पे आ गई है जी। गोवा, पंजाब, 4 स्टेट हो गए हैं जी। और उसके बावजूद भी आपकी इनफाइटिंग चरम पे है। अब कल कैबिनेट ने वहां एक प्रस्ताव पारित किया, क्या कहा? हमारे राम जी। 40 शहरों में आशुतोष राणा का ये नाटक है हमारे राम जी, जो 40 बड़े शहरों में नाटक का मंचन होगा। हाँ, वो दिखाया जाएगा वहां पे जी। सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार करेगी। भगवंत मान सरकार जो है वो हमारे राम जी नाटक जो है वो दिखाएगी पंजाब की जनता को 40 शहरों में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भले ही वहां बीजेपी का वजूद नहीं है, बीजेपी जो वहां जमीन तलाश रही है या तलाशने की कोशिश कर रही है, किसके थ्रू कर रही है? नायब सिंह सैनी के थ्रू कर रही है। नायब सिंह सैनी को वहां का काम दिया हुआ है, वहां सैनी संख्या भी काफी है, तो वो हिंदू बेल्ट में जाके काम करते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पानी को लेकर विवाद हुआ था। हाँ जी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम पानी नहीं देंगे। तो जिस राज्य से, वो स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी क्या रिकॉर्ड करता हूं आपके सामने। जिस राज्य से आप पानी का झगड़ा चल रहा है, वहां अगर हरियाणा के सीएम जाके वोट मांगेंगे या प्रचार करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे, है ना। फिर भगवंत मान ने स्टेटमेंट भी दिया था, उन्होंने कहा था उनकी वाइफ जो हरियाणा की है, भगवंत मान की है, शायद कुरुक्षेत्र के आसपास की कहीं की है। तो उन्होंने कहा था कि लोग तो अपने बेटियों के यहाँ जाके एक गिलास पानी नहीं पीते, ये हमसे नहर मांग रहे हैं। तो वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। तो कैसे केजरीवाल ने पानी रोक के नायब सिंह सैनी का पंजाब में जाना बंद करवा दिया था। अब लोग उस बात को भूल गए हैं, तो उन्होंने वापस उस काम को शुरू कर दिया। तो वहां कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल और उनकी जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने इस स्ट्रैटेजी बनाई कि हम बीजेपी से पहले कहीं घुसने की कोशिश करें हिंदू वोट बैंक में, हम पहले ही राम जी का गुणगान जो है वो शहरों में कर देते हैं, क्योंकि शहरों में ही ज्यादा हिंदू हैं। हाँ, रूरल इलाका जो है वो नहीं, आप देखो अब लुधियाना बाई इलेक्शन हुआ था जी, कौन जीता? आम आदमी पार्टी। ठीक बात है ना। तो ये कितना स्ट्रैटेजिकली काम कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ नवजोत कौर सिद्धू, राजा वड़िंग, चन्नी, बाजवा, रंधावा ये आपस में लड़ रहे हैं, व्यस्त हैं। कांग्रेस पार्टी का ना ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जो इनफाइटिंग है, इनका फेवरेट काम है। ये बहुत हिस्टोरिकल भी और फेवरेट भी है। और मुझे लगता है कि हाईकमांड भी चाहता है कि ये होता रहे, ताकि हमारी इंपोर्टेंस बनी रहे। लेकिन उस इंपोर्टेंस में क्या होता है, स्टेट चला जाता है हाथ से। और जब सारे स्टेट एक से बढ़कर एक जाते चले जाएंगे, तो किस बात की इंपोर्टेंस और किस बात की पार्टी बचेगी फिर? तो अब यही तो सवाल है जो कई बार पूछ लेता हूँ, फिर लोगों को तकलीफ हो जाती है। जवाब मिलता है कभी कि नहीं, तकलीफ तो ठीक है। जवाब कहाँ मिलते हैं जैसी बातों के। अगर जवाब और जवाबदेही ये तय कर लें, इनकी तो बात ही बन जाए। अच्छा, भूपेश बघेल की कुछ भूमिका रहेगी एज अ प्रभारी? नहीं, क्यों नहीं रहेगी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी। 23 तारीख को जो ये मीटिंग होगी परसों, जो कि दिल्ली में है, उसमें मुझे लगता है ये उस पर कुछ क्लैरिटी लेके आएंगे, और उसमें भूपेश बघेल की ही भूमिका रहेगी कि वो कैसे उस स्टेट को अब आगे लेके जाते हैं। तो हरीश चौधरी आपने कहा कि वकील बनकर चरणजीत सिंह चन्नी को एलिवेट करवा पाए हो, तो क्या किसी तरह की वकालत भूपेश बघेल भी कर रहे हैं अभी? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने तो उनकी पूरी कहानी बताई आपको, और नाम लेके बोला है कि वो तो ऊपर से पूछ के गए कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि भूपेश बघेल मुझे लगता है कि पहली बार जनरल सेक्रेटरी बने, इसीलिए मैंने ये पूछा है। हाँ, इन्होंने क्लैरिटी ले ली ऊपर से कि भाई मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा कि हमें इनके साथ ही जाना है, हमें बदलाव नहीं करना है फिलहाल। तो ज्यादा मुझे लगता है कि चन्नी साहब को स्क्रीनिंग कमेटी नहीं, कैंपेन कमेटी का चीफ बना सकते हैं, और ये उनको ऑफर पहले भी दिया गया था, बट वो चाहते हैं कि नहीं, मैं बहुत पॉपुलर हो गया हूँ अब। उनके लोग भी कहते हैं, मुझे भी कई लोगों ने फोन किया कि नहीं, अब तो कोई इतने पॉपुलर हैं कि गांव-गांव से आवाज उठ रही है कि चन्नी साहब को ही लेके आओ। तो अब वो अध्यक्ष पद से कम आने के लिए राजी नहीं है। अबे पूर्व सीएम है।
नहीं, जब आप दोनों सीएम एज चीफ मिनिस्टर हार गए, इन पिछले ऐसा 4 सालों में क्या हो गया कि आप इतने पॉपुलर हो गए गांव में विपक्ष में रह के? बीजेपी के साथ मीटिंग भी तो हो रही है, ये वैसा ही पॉपुलर ये वैसा ही है कि हेलो मैं मास्टर जी बोल रहा हूँ, अरे भाई मास्टर बोल रहा है जी तो मैं लगाऊंगा, ठीक बात है। ठीक है ना? तो ये पॉपुलैरिटी अगर चेक करनी है तो कांग्रेस पार्टी को, अगर वो बदलाव करना चाहते हैं तो एक सर्वे करा लें इंडिपेंडेंट एजेंसी से, पता लग जाएगा आपको। तो 23 तारीख की मीटिंग का जो आप जिक्र कर रहे हैं आदेश जी, हाँ, आपके पास अंदर की खबरें रहती हैं? पता नहीं, कोशिश तो करता हूँ। नहीं रहती तो है ही, ये दर्शक भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो 23 तारीख की मीटिंग में क्या कुछ तय होगा, कुछ संभावनाएं? ये तय होगा, ये बैठा के बोल दिया जाएगा कि पार्टी का अगला एक्शन क्या है, जो अगला रोड मैप है वो क्या है, हम किस रास्ते पे जाने वाले हैं, हम बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो किस हद तक करेंगे, और जो आपने बात उठाई है कि सारे पद जट सिखों के पास है, उसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये तय होगा। तो बैलेंस और कोशिश ये रहेगी कि ये कहलवा दें संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से या खड़गे साहब की तरफ से, ताकि एक क्लियर साफ सुथरा संदेश पंजाब में चला जाए, और उसके बाद आपको अगर पार्टी में रहना है तो आप रहो, और आपको जाना है तो आप जाओ। ये लड़ाई अब उस मोड़ तक पहुंच गई है। हाँ, क्योंकि 12-13 महीने बचा हुआ है। स्टेट अगर आपको बचाना है तो किस तरीके से आप लड़ेंगे, किन हथियारों के साथ लड़ेंगे, ये तय होना बहुत जरूरी है। और किन हथियारों के साथ, किस सेनापति के नेतृत्व में लड़ाई होगी, बीजेपी ये तय करती हुई दिख रही है। हालांकि मैंने चंक काटा था, मैं लगा नहीं पाया सर व्यस्तता की वजह से, क्योंकि हमारी जो पिछली बातचीत हुई थी जब ये कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, आपने बोला कि लिख के दिया जा सकता है यही अध्यक्ष बनेंगे, तो उसमें कहाँ कोई शंका थी मुझे। बल्कि मुझे हैरानी इस बात की हुई कि मेरी बहुत कम बीजेपी नेताओं से बात होती है। एक दिन किसी का भूले बस ऐसे फोन आ गया, कहता है कि नहीं अभी तो ये तय नहीं है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। मैं कहा यार तुम्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए, वैसे तो तुम पॉलिटिक्स में तुम ही, मैं तो नहीं हूँ, पर तुम इस लायक हो नहीं। मतलब अभी भी तुम्हें शंका है कि इस बात की कि जिसको बिहार से ढूंढ के लेके आए हैं दूरबीन से और उसको लाके बैठा दिया है कार्यकारी अध्यक्ष बना के, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। मैं कहा मुझे कोई शंका नहीं है, मैं कहा इसलिए मैं लिख के दे दूं, इसलिए मैंने आपको शो में बात कही थी, और मैंने कई बातें और भी कही आपके पिछले शो में जो मैं लिख के देने की बात कही है। हाँ, वो भी होगा, शो में भी काफी बातें कही है। तो इसमें तो कहाँ मुझे तो कोई इसमें शंका नहीं थी, मतलब मुझे तो क्लियर कट था कि तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति को अमित शाह और मोदी ने लाके बैठा दिया है। पहली और दूसरी पीढ़ी के लिए एक मेजर सेटबैक है, ठीक है। और अब मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्टी के संगठन और चुनाव समिति में भी इसी हिसाब के बदलाव होंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि 2014 के बाद जब मार्गदर्शक मंडल 1 बना था, अब मार्गदर्शक मंडल 2 बनने की ज्यादा संभावना मुझे नजर आ रही है। 2.0 मार्गदर्शक मंडल जो है ऑन इट्स वे है। हाँ, मोदी 3.0 में मार्गदर्शक मंडल 2.0। चलिए, तो आडवाणी अब अकेला फील नहीं करेंगे, कुछ लोग उनको ज्वाइन करने वाले हैं। वो तो नहीं करेंगे, जोशी जी भी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, तो एक मुझे लगता है कि एक बड़ा ग्रुप हो जाएगा अब। और देखो जब मैं इसको डिकोड कर रहा था, सोच रहा था मैं इसके बारे में, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को हटाया जी, और उस दिन से उनके अंदर एक उम्मीद पैदा कर दी कि आपको बनाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष या बना सकते हैं। चर्चा शुरू हुई जी, और उनको नहीं बनाया। शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाया, उनको दिल्ली में ले आए कैबिनेट में, तो तब से उनका नाम भी चर्चा में रहा, उनको भी नहीं बनाया। तीसरा नाम था धर्मेंद्र प्रधान का, वो चाहते थे मुख्यमंत्री बनना उड़ीसा का, हाँ। उनको सीएम नहीं बनाया, केंद्र में रखा, लेकिन एक फेंक के रखा कि भाई नहीं, एक उम्मीद थी कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूँ। फिर नाम था अश्विनी वैष्णव का, वो बनना चाहते थे राजस्थान के सीएम। अच्छा, हाँ, और एक नाम था भूपेंद्र यादव का, वो भी चाहते थे राजस्थान का सीएम, लेकिन अश्विनी वैष्णव का जो नाम था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष में नहीं था। भूपेंद्र यादव चाहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, लेकिन नितिन नवीन के कुंडले के आगे इन सब की कुंडली फेल होगी। लेकिन अश्विनी वैष्णव के बारे में तो आपने बताया कि पावरफुल जो पावर सेंटर तीसरे नंबर के पावरफुल मिनिस्टर आज की डेट में, और किस तरीके से देखो ना हिरेन जोशी को साफ कर दिया जी। तो कुंडली तो मजबूत अश्विनी वैष्णव साहब की भी है। अरे भाई, एक आईएएस अफसर होके और देश के नंबर 3 ओहदे पे आप बैठे हुए राजनीतिक रूप से, और इससे कमजोर, इसको थोड़ी कमजोर कुंडली कहा जाएगा। लेकिन उनका नाम कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में नहीं आया, उनका नाम सिर्फ मुख्यमंत्री को लेके आया। और वो ऐसे मंत्री हैं जो 2 राज्यों में एलिजिबल थे, उड़ीसा एंड राजस्थान बोथ।
राजस्थान के तो रहने वाले हैं जी और उड़ीसा में उन्होंने काफी लंबे समय तक काम काम किया है। किया। तो एक आईएएस अफसर हम्म, और देश में नंबर 3 पोजीशन पे होना, पॉलिटिकल तो पावर सेंटर पॉलिटिकल पावर सेंटर है और उनकी कुंडली में कोई कमी नहीं जी मानता मैं। लेकिन नीति नवीन की कुंडली के आगे सब देखो फीके कौन कौन हारे। मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र भूपेंद्र यादव, यादव। ठीक है, कितने बड़े बड़े नाम है। हम्म, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक तो पद 3 ही होते हैं, पीएम, सीएम और डीएम, जी और राजनीति में जो होती है ना, वो कुंडली के बगैर नहीं होती। इसीलिए राजनीतिक लोग एक बहुत अच्छा ज्योतिष, जो मैं आपके शो में पहले जी भी बोल चुका हूँ, एक डॉक्टर एक डॉक्टर और एक एक वकील। वकील सीख रहा हूँ सर मैं धीरे हाँ, धीरे आपकी सारी बात सीखेंगे। तो वो कभी हल्का नहीं होना चाहिए। कुंडलियों की जब आप बात कर रहे हैं ना, एक नेता का नाम आपने नहीं लिया, बहुत सारे नेताओं के नाम के बीच में, हालांकि वो कहीं से चर्चा में उस तरीके नहीं, से मैं थे भी भूल नहीं। सकता हूँ, इंसान ही हूँ। नहीं मुझे यकीन है आप भूले नहीं होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा तो जरूर हो जाए। एक स्टेटमेंट मैंने देखा, अब क्या पता एआई का जमाना है फेक स्टेटमेंट भी हो, नितिन गडकरी के नाम से एक स्टेटमेंट चल रहा है हम्म, कि जब काम चलने लगे तो नए लोगों को आगे आ जाने देना चाहिए। हम्म। तो नितिन गडकरी की स्थिति अब क्या रहेगी? मार्गदर्शक मंडल जब आप बोलते हैं तो एक चेहरा पता नहीं क्यों उनका आ जाता है सामने। अगर 240 सीट नहीं आई होती 2024 के लोकसभा चुनाव में, मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिल गया होता, तो नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह आज कैबिनेट में नहीं होते, शिवराज सिंह चौहान भी नहीं होते। ये तो हिंदुस्तान की जनता ने ही एक ऐसा मैंडेट दिया जिससे नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, ये सब लोग जो हैं, इवन राजनाथ सिंह, इनको रखना पड़ वापिस रहा है। रखना पड़ा, मजबूरी होगी, प्रेशर आ गया, नहीं तो कभी नहीं होते। तो मार्गदर्शक मंडल की जब आप बात करते हैं 2.0 की, हम्म। तो मेरे दिमाग में जो अभी नहीं चेहरा छेड़ पाएंगे इनको। अच्छा ये जो मैं मार्गदर्शक मंडल की बात कर रहा हूँ, हम्म, ये मैं पार्टी के भीतर की कर रहा हूँ, सरकार की नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। इसमें सरकार कहीं नहीं है। ठीक। सरकार का तब आएगा जब इसमें कहीं जाके आगे चल के रिशफल होता है तो। हम्म। जिसकी क्योंकि पिछली जिसकी चर्चा में आपने ये भी बोला था हम्म। कि रिशफलिंग भी हो सकती है नहीं नहीं, और देखो होनी भी चाहिए। भाजपा में क्या हो सकता है कोई नहीं जानता, हम्म, ठीक है, और मैं तो भाजपा कवर भी नहीं करता, आपको पता है, जी मेरा एक्सपर्टीज नहीं है वो। जो लोग वहां कवर कर रहे हैं सालों से, उनको ही पता नहीं होता। क्या हम्म, किसी को पता था नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बिल्कुल जाएंगे? भी नहीं। किसी ने सुना था ये नाम? कोई आदमी क्लेम नहीं कर सकता। तो भाजपा में कब रिशफल होगा और कब नहीं होगा, वहां कोई कुछ नहीं जानता। वहां 2 लोग चर्चा करते हैं आपस में, और जो करना है कर देते हैं। मतलब एक तो बात ये जो रिशफल, ये जो मैं मार्गदर्शक मंडल 2 की बात कर रहा हूँ, ये सीधे तौर पे मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात कर रहे पार्टी हैं की आप, बात, सरकार के लिए। सरकार के लिए। बस एक बात जरूर तय है कि अगर 240 पे नहीं रुकी होती जो विजय रथ है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में, तो नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये लोग आपको कैबिनेट में नहीं दिखते। मतलब ये अगर मंत्री हैं तो प्रेशर के कारण है, वो प्रेशर जनता का भारत है, की जनता के कारण, भारत की जनता के प्रेशर और के इनको कारण। धन्यवाद करना चाहिए सुबह शाम। और मुझे लगता है कि कई खिलाड़ी जो हैं वो प्रेशर ज्यादा मानते मानते हैं नहीं। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह कब तक प्रेशर मानते हैं, नितिन गडकरी कब तक कैबिनेट में होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल मुझे लगता है सर कि एक बहुत जरूरी बातचीत है, और पिछली चर्चा में भी मैंने देखा थोड़ा सा आप आक्रोशित भी हुए, थोड़ा आप दुखी भी दिखे मुझे, जब दिल्ली में पॉल्यूशन की बात होती है कि पॉल्यूशन के कारण लोग मारे जाते हैं, जब इंदौर में पानी पीने के कारण लोग मारे जाते हैं। अभी नोएडा में जो घटना हुई है, युवराज मेहता गाड़ी चलाकर आ रहा था अपने घर वापस रात के समय, फॉग बहुत ज़्यादा था, एक्सीडेंट होता है, गाड़ी गिरती है नीचे अंडर कंस्ट्रक्शन एक जगह पर, डूब जाती है। वो गाड़ी के छत पर खड़ा होकर हेल्प हेल्प चिल्लाता है, अपने फादर को कॉल करता है, पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है उनको आने में 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। एक डिलीवरी बॉय वो कोशिश करता है उनको उसको निकालने की, पुलिस वाले नहीं करते क्योंकि पानी ठंडा था, क्योंकि उस पानी के नीचे सरिया हो सकते थे, डिब्रीज हो सकते थे, इसलिए रस्सी नहीं थी साहब, छोटी रस्सी थी। जबकि आज जब आला अधिकारी आ रहे हैं तो 60 फीट से ज्यादा लंबी रस्सी से घेरा बनाया गया है ताकि लोग वहां आ ना पाए। इस घटना को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश का गुरूर है नोएडा, गुरूर कह रहा हूं मैं इसको, जी और वो गुरूर टूट गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं लोग खराब पानी से मर रहे हैं, कहीं साफ हवा के कारण, जहरीली हवा के कारण मर रहे हैं, और कहीं आप देख रहे हो कि ये जो घटना है नोएडा अथॉरिटी की, मतलब इससे ये साबित होता है कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में इंसान के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। जी अगर यही घटना विदेश में होगी होती ना, पता नहीं कितने बड़े बड़े विकेट गिर जाते, जवाबदेही तय होती, सवाल पूछे जाते, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। लेकिन यहाँ आप जब देश की राजधानी में
बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब खास रहे होते हैं, और हर साल होता है। जहाँ देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, देश के चीफ जस्टिस रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष रहते हैं, सारे मंत्री रहते हैं, वहाँ देश की टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी रहती है, वहाँ कुछ नहीं हो पाता, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है उसका। कहते हैं कि नहीं, आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो ये जो घटना आप जिसकी आप बात कर रहे हो, 27 साल का लड़का है, इंजीनियर है। आप सोचो जब वो अपने आखिरी क्षणों में था और जब वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उसकी आवाज़ थी, जो वो मदद माँग रहा था अपने पेरेंट्स से, वो जीवन भर उसके परिजनों के कान में चुभती रहेगी या आती रहेगी। तो हिंदुस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनको कम से कम एक ऐसी नज़ीर सेट करनी चाहिए कि भाई एक घटना हो गई है, दोबारा ना हो। लेकिन हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है। होगा कैसे? डीएम जो हैं वो ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, कोई जवाबदेही तय नहीं हुई है। जो नहीं, एमएलए हैं वो नीरज पंकज सिंह नीरज हैं। वो ज्ञानेश की बेटी हो, या वहाँ राजनाथ सिंह का बेटा विधायक हो, या वहाँ तुम किसी को बैठा दो वहाँ। ये जो हमारा सरकारी सिस्टम है ना, ये ऐसा ही है। इसकी कान पे जू नहीं रेंगती। अब क्या करेंगे? अब क्योंकि नोएडा है, यहाँ मीडिया है, एनसीआर है, और मीडिया का हो हल्ला भी है, तो दिखाने के नाम पे एक एसआईटी बनाएंगे। बन चुके। अथॉरिटी के सीईओ को आपने हटा दिया, जी। तो इससे होगा कुछ नहीं। नहीं, जब आप ये बात करते हैं ना, मुझे एक खबर याद आती है केवल। हम्म, शायद नरेंद्र मोदी जी की भतीजी का पर्स खो गया था हम्म, दिल्ली के अंदर ही, कई साल पहले की ये घटना है, हम्म। और शाम तक वो पर्स मिल जाता है। तो क्या अपनी जान बचवाने के लिए, अपने लिए बेहतर सुविधाएं हासिल करने के लिए हमको जो मोस्ट पावरफुल पीपल हैं, उनका रिश्तेदार होना पड़ेगा? नहीं, उसमें आपको उसमें अभी भी शंका है? 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान के सरकार से राशन लेके 2 वक्त की रोटी खाते हैं, और हुज और हु की बात तो हमेशा रही है इस देश में, कब नहीं रही? हुँ। यही तो है सब कुछ। क्यों लोग इतने पीछे भागते हैं राजनीति के, पावर के? तो इस देश में आम आदमी की कोई कीमत नहीं है। उसको मरना है, वो खराब पानी पी के मरेगा, वो जहरीली हवा से मरेगा, वो ऐसे ही डूब के मरेगा, ठीक है? मरता रहेगा वो हर रोज़, कुछ होगा नहीं उसमें। क्योंकि ये सिस्टम जो हमने डेवलप किया है, ये ऐसा ही है। इसमें सिर्फ जवाबदेही तब होती है जब कोई बड़े पॉलिटिशियन का बेटा हो, ब्यूरोक्रेट का बेटा हो, या बच्चा हो, या किसी कॉर्पोरेट हाउस से संबंधित हो, तब तो लगता है कि हाँ, कुछ शायद हो। कुछ कुछ शायद हो। लेकिन आम लोगों के लिए कभी कुछ नहीं होता इस देश में। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो क्योंकि आपको बिल्कुल साफ-साफ कह रहा हूँ। ऐसी घटनाएँ आगे भी होंगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि सवाल मैं पूछता हूँ इस शो में और चर्चा करते हैं, मॉडरेट मैं करता हूँ, तो प्रिविलेज लेते हुए मैं 1 मिनट की बात अपनी आपके सामने रख दूँ कि जब तक चुनाव होंगे और चुनाव में आप किसी को मुख्यमंत्री देखने के लिए या किसी को प्रधानमंत्री देखने के लिए वोट करेंगे, बगैर ये सोचे कि हमें ज़हरीली हवा ना मिले, हमें गंदा पानी ना मिले, हमें सुविधाएँ मिलें, जब तक आप ऐसा सोचकर वोट करते रहेंगे कि भाई फलाना आदमी, फलानी जाति का आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तब तक जो सर ने कहा वही बात होगी। जान जाती रहेगी और इन जानों की कोई कीमत नहीं होगी। बहरहाल मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, बड़े सिंपल शब्दों में। जब तक हिंदू-मुसलमान पे बँटे रहोगे, जब तक जातियों में बँटे रहोगे, और ये ढूँढते रहोगे कि हमारा कैंडिडेट हमारी जाति का है या नहीं है, हमारे धर्म का है या नहीं है, उस पे वोट करोगे, तो आप लोग ऐसी सरकार, ऐसी सरकारें, किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, आप लोग डिज़र्व करते हो। मैं थोड़ा-सा कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। सच्चाई यही है और इसी कारण कुछ लोग मेरे हिसाब से आदेश जी, कुछ भी कह देने की आज़ादी हासिल कर लेते हैं। हुँ, आपके ही ट्विटर को मैं स्क्रॉल कर रहा था, एक कृषि अर्थशास्त्री हैं, सरकारी जिन्हों अर्थशास्त्री हैं। सरकारी अर्थशास्त्री हैं कृषि, जिनका कहना है कि जो भी बेनिफिशियरीज़ हैं, उनके घर को लाल रंग से पोत दो। क्या हुँ। फिलॉसफी, क्या साइकोलॉजी, क्या समझ में आता है इसमें? कुछ समझ में नहीं आता, ये सरकारी अर्थशास्त्री हैं, और ये हमेशा ही बताते हैं कि जब सरकार किसानों को लेके 3 कानून लेके आई थी, जो उसने 1 साल बाद वापस लिए। प्रधानमंत्री ने माफ़ी माँगी किसानों से, कहा कि मुझसे गलती हो गई, फिर वो गुरुद्वारे में गए, मत्था टेक के आए। तो उस 1 साल के दौरान इन्होंने उसके फ़ायदे बताए कि इसके क्या-क्या फ़ायदे किसानों को होंगे। इनका ये काम है बेसिकली।
तो ये हमेशा सरकार के नीतियों के फायदे बताते रहते हैं, चाहे वो जनता के हित में हो या ना हो, किसानों के हित में हो या ना हो। वकील हैं। ये सरकारी वकील हैं, मतलब सरकार के वकील हैं ये बेसिकली। तो इनका ये कहना है कि जो 80 करोड़ लोग इस देश के लाभार्थी हैं, या जो उसके अलावा जो राज्यों के लाभार्थी हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, ठीक है, जो जो सरकार से पैसा ले रहा है उनके घर पे लाल रंग कर दो। तो मैंने सुना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने हिसाब लगाया तो ऐसे तो 70% हिंदुस्तान के लोगों की जो घर की दीवारें वो लाल हो जाएंगी। और सीपीआई जो काम खुद नहीं कर पा रही है वो काम ये करवा देंगे। नहीं, इसके इस स्टेटमेंट के ऊपर मुझे लगता है कि सरकार को कुछ बोलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या वो सरकारी अर्थशास्त्री की बात से सहमत है। इनका मानना है कि उससे वो लोग शर्मिंदा होंगे और फिर वो जो है वो जो पैसे हैं या जो राशन है वो लेना बंद कर देंगे। अब पता क्या होता है गांव में ना, आप दिल्ली में देखते हो कि 45,000 करोड़ का लोन दे रखा है अनिल अंबानी को, फिर उसको राइट ऑफ कर देते हैं, फिर अडानी का लोन है, फिर अंबानी का लोन है, बड़ी बड़ी कंपनी सब लोन पे चलती हैं। मैंने देखा है, ये अपनी आंखों से देखा है। जब गांव में किसान लोन लेता है कोऑपरेटिव बैंक से, सोसाइटी बोलते हैं उसको जी, और उसमें क्या होता है कि आपको लोन दे दिया उसने जमीन के हिसाब से, और 6 महीने बाद आपको पैसे जमा करने होते हैं, साथ में उसका इंटरेस्ट देना होता है, और आपको उसी वक्त वो पैसा वो वापस कर देता है अगले 6 महीने के लिए। उससे वो खेती करता है, अपनी खेती करता है, ब्याह शादी करता है, घर बनाता है, जो भी करता है। अगर वो किसान, अगर मान लीजिए कि 1 एकड़ की खेती करना किसान है और उसने 20,000 रुपये लिए हैं, जब बैंक वाले पकड़ने आते थे तो उसको कहते थे कि हाथ ऊपर कर ले, खड़ा हो जा गांव में बेइज्जत करने के लिए। कितने पे? 20,000 रुपये पे। और यहाँ क्या हो रहा है? 45,000 करोड़ एक आदमी लेके बैठा हुआ है, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका। ये गुलाटी जो है ना, ये वैसी ही बात कर रहे हैं कि जैसे बैंक के लोग पुराने समय में शर्मिंदा करते थे किसानों को, अब ये चाहते हैं कि इस देश के लाभार्थी वर्ग को भी, अरे ये तुम्हारी विफलता है इन सरकारों की जो पिछले सालों में रही हैं, कि इतने साल के बाद भी अगर हिंदुस्तान के लोगों को सरकार से राशन लेके 2 रोटी खानी है, फिर तुमने क्या किया इस देश के लिए? ये नहीं बोलेंगे वो जी। कि 11 साल में आपने कितने लाख लोगों को बीपीएल से बाहर निकाल दिया? है कोई डाटा? कितने रोजगार पैदा कर दिए? मैं मिलिंद खांडेकर की एक रिपोर्ट देख रहा था। जी। वो कह रहे थे कि देश की 5 बड़ी आईटी कंपनीज ने पिछले 9 महीने में सिर्फ 17 नौकरी दी हैं। 17 17 सिर्फ 17,000 देनी चाहिए थी। देश की 5 बड़ी कंपनी, विप्रो, टीसीएस और मुझे नाम पूरे याद नहीं आ रहे उनके। 5 देश की बड़ी आईटी कंपनीज ने 9 महीने में 17 नौकरी दी हैं। तो एक डाटा बता दें गुलाटी जी कि इन पिछले 11 सालों में कितने लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, ताकि उनका राशन बंद कर दें और ये जो 80 करोड़ की संख्या है लाभार्थियों की, ये घट के कम हो जाए। क्योंकि यूपीए के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह ये दावा करते थे, और हमने खुद पढ़ा है, देखा भी है, कि उन्होंने 25 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आ गए थे। ठीक है, तो 10 साल में अगर वो 25 लाख लोगों को बाहर लेके आए हैं, थोड़ा बहुत आप भी बता दो। जबकि आपकी तो इकोनॉमी ट्रिलियंस में चल रही है, जीडीपी ग्रो कर रही है, आप अखंड भारत हो गए हो और आप विश्व गुरु भी हो गए हो। कोई डाटा दो ना, डाटा फर्जी नहीं चाहिए, सच्चे वाला चाहिए। जिस तो जो विश्व की रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो भी कह रही हैं कि हिंदुस्तान का डाटा मैनिपुलेटेड है, जिसका ना रेड फ्लैग कर रखा है उन्होंने। पता है मुझे, एक डाटा नहीं, सारे डाटा, रोजगार का डाटा, जीडीपी का डाटा, और ये जो एफडीआई का डाटा, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा, जितना भी है, जो इनको अपनी सुविधा के अनुसार अच्छा लगता है वो डाटा ये पेश कर देते हैं, और ये जो हमारे साथी बैठे हुए हैं दूसरे भांड, ये उसको देश के सामने रख देते हैं, चला देते हैं। ये है सच्चाई। अच्छा, ये अशोक गुलाटी का जो बयान है ना, मुझे एक्सटेंशन भी दिखता है। मैं जब बिहार कवर कर रहा था, मैंने पढ़ा 60 से 65% आबादी जो बिहार की थी उसे 5 किलो राशन दे रहे थे। मतलब वो गरीब लोग हैं जिनको आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक फुल पेज ऐड जैसा था, फुल पेज ऐड था, और अपने सोशल मीडिया पे भी उन्होंने चस्पा किया था इसे, कि मोदी जी का वरदान है ये
5 किलो राशन, तो वेलफेयर है या वरदान है? आप एहसान कर रहे हैं या उनके हक का दे रहे हैं? क्या है, कुछ पता नहीं पड़ता। ये सरकार की क्या बौद्धिक बैंकरप्सी है कि वो जो आपकी विफलता है आप उसको अचीवमेंट कहते हो। मतलब आप ये बता रहे हो पूरे वर्ल्ड को कि हमारी सरकार, ये सरकार, मोदी जी की सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देती है। ये कह रहे हैं कि ये हमारी अचीवमेंट है। ठीक बात है। लोग तो छुपाते हैं कि हम ये डाटा बाहर न जाने दें, लेकिन उनको ये पता है कि ये इनकी अचीवमेंट नहीं, इनकी विफलता है। तो फिर आपने कौन सा भारत बनाया 11 सालों में? ये भारत लाभार्थी वर्ग का भारत, जो आपसे सवाल ना पूछ सके, जो 2 वक्त की रोटी में बिजी रहे, जो ये देख ही ना पाए कि देश में हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो रोटी की फिक्र है, डिपेंडेंट वो गवर्नमेंट पे हो गया है। ठीक बात है। 5 किलो राशन यानी आएगा तो चूल्हा यानी जलेगा। उस राशन, वो राशन नहीं है, वो कोटा है, आपको बांध दिए हैं वहां। तो स्थिति तो यही लगती है। और जो आपने फ्रेज यूज किया बौद्धिक बैंकरप्सी, ये बिल्कुल सटीक फ्रेज जान पड़ती है। बहरहाल अंतिम हिस्से की तरफ चलते हैं सर चर्चा की। और एक साहब हैं, बहुत सारा उन्होंने वार रुकवाया। हमारे यहाँ तो ऐड चल रहा था, पापा ने वार रुकवा दी। उधर एक साहब खुद कह रहे हैं मैंने रुकवाई है, उनको कोई पीस प्राइज नहीं दे रहा है। अब वो कह रहे हैं अब नहीं दिया तो अब तो मैं वॉर करूंगा। तो इस पूरे ग्लोबल सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? ट्रंप की वो चिट्ठी नॉर्वे के राष्ट्र प्रमुख को कि मैंने इतने सारे युद्ध रुकवाए लेकिन तुमने मुझे पीस प्राइज नहीं दिया। हालांकि वो कह रहे हैं कि भैया हम नहीं देते, कमेटी होती है वो देती है। तो कैसे, क्या है ये ग्लोबल सिनेरियो? नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को साथ साथ ये भी कहना चाहिए था उनको कि आपने वेनेजुला, सीरिया, नाइजीरिया, ईरान, सोमालिया, यमन और इराक में आपने सैन्य हमले किए, ठीक है, यहाँ आपने लोगों को, बेकसूर लोगों को मारा, ठीक है। तो ये भी बता दो हमें ताकि हम आपको शांति पुरस्कार दे दें। ठीक बात है। 7 देशों में आप अपने सैनिक भेज के, ये तो लेटेस्ट है वेनेजुला, तो देख लो कैसे किया। कब्जा है, इंटरनेशनल जो कानून है उनकी धज्जियां उड़ा के किया है और कह रहे हैं कि अब यहाँ का एक्टिंग प्रेसिडेंट मैं ही हूं और ये तेल जो है यहाँ का उसको हम पूरे विश्व को बेचेंगे। बहुत बढ़िया बात है। उसको पहली बात तो एक अमेरिका के प्रेसिडेंट को ही पता होना चाहिए कि नॉर्वे की एक कमेटी है जो शांति नोबेल प्राइज देती है, ठीक है। यार कोई चीज मांगने से थोड़ी मिलती है ऐसे, जैसे मतलब जैसे ये बंदा मांग रहा है अवार्ड मांग रहा है। 7 देशों पे आप हमला कर रहे हो, आप उनके मुखिया हैं, आप उनको गिरफ्तार कर रहे हो, वहां के मासूम लोगों को मार रहे हो, ठीक है। पैलेस्टाइन में देखो ना क्या हुआ। अच्छा, साथ में तो आप डायरेक्टली कर रहे हो, बाकी जगह आप इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। बाकी करवाई आप रहे हो, मैं तो उसको ऐसे भी कहूंगा। और आपको शांति पुरस्कार चाहिए। कमाल का आदमी है भाई साहब ये। और मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि अमेरिका के लोगों ने इस आदमी को दूसरी बार चुना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अमेरिका, उसने ट्रंप को पहले हराया और जब उसका एग्जिट हुआ तो लोग व्हाइट हाउस तक घुस गए जी, उस बात से भी नहीं समझा, दोबारा चुना गया। यानी जो हम यहाँ बात कर रहे थे हिंदू मुसलमान की जातियों में बंटने की, वहां भी लोग गोरे और काले में बटे हुए हैं। वहां पे पोलराइजेशन है पूरा है। राष्ट्रवाद का भी उतना ही, राष्ट्रवाद का भी है, अमेरिका फर्स्ट जी। ये जो हमारे लोग वहां से हथकड़ी में बांध के वो वापस भेज रहे हैं, ये जो हमारे लोगों को वीजा नहीं मिल रहा है, जो H1B वीजा मिलता था, और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आईटी जो बड़ी कंपनीज थी उनने रोजगार को आउटसोर्स कर दिया था हिंदुस्तान में। जो लोग हमारे युवा वहां जाते थे, अब वो हिंदुस्तान में ही बड़ी बड़ी कंपनीज में, गुड़गांव में, बेंगलुरु में काम कर रहे थे, वो सब बंद हो गया है, कुछ नहीं है सब। तो वो भी अमेरिका फर्स्ट के नाम पे बाकी लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और वहां पे भी व्हाइट और ब्लैक के बीच में वैसे ही पोलराइजेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, जैसा यहाँ हिंदू और मुसलमान के बीच में। वहां अगर ब्लैक नहीं होते तो ट्रंप राष्ट्रपति नहीं होता, और यहाँ अगर मुसलमान नहीं होते तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, और सरकार बीजेपी की नहीं होती। आज बड़े एग्रेसिव लाइनर्स सर ने दे दिए हैं। ये लाइनर्स आपको कैसे लग रहे हैं ये जरूर बताइए। हालांकि आपने जो कहा जो यहाँ हो रहा है वही वहां हो रहा है। हाँ, कोई फर्क नहीं है। एक शेर का एक लाइन है, चारों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो हर तरफ बराबर की आग लगी हुई है,
बराबर के लोग सत्ता के भूखे दिख रहे हैं और सत्ता के उस भूख में कुछ भी कर गुजरने को, कुछ भी बर्बाद कर देने को आमादा दिखते हैं। हद ये कि उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमको नोबेल का पीस प्राइज दीजिए, शांति पुरस्कार दीजिए। शांति पुरस्कार उन्हें चाहिए। बहरहाल किसे मिलता है शांति पुरस्कार, किसे नहीं, ये तो खैर कमेटीज जाने, देश जाने, बड़े-बड़े लोग जाने। ज़रूरी ये है कि शांति बनी रहे, देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और शांति का मतलब मानसिक भी होता है, आत्मिक भी होता है, शारीरिक भी होता है। शांति का मतलब ये होता है कि गड्ढे में कोई युवराज मेहता गिरकर, डूबकर मर ना जाए। शांति का मतलब ये भी होता है कि 80 करोड़ लोग इसलिए अपमानित ना किए जाएँ क्योंकि उन्हें 5 किलो राशन पर महदूद कर दिया गया है। उस पर गुज़र-बसर करने पर वो आमादा हैं। और शांति का मतलब पार्टियों के लिए ये होता है कि इनफाइटिंग ना करें भई। लेकिन कांग्रेस शायद इस शांति की तलाश में है। कब तक मिल पाएगी देखेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़रूर बताएँ। कोई मुद्दा आप चाहते हो जिस पर डिस्कशन हो, तो वो मुद्दा भी आप लिख दीजिए वीडियो कमेंट बॉक्स में। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए मुद्दे पर हम लोग चर्चा करें। आदेश जी, चर्चा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू धीरज जी। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया चर्चा देखने के लिए। धन्यवाद।